गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम आपको फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम अर्थात मादा जनन तंत्र के बारे में विस्तार पूर्वक एवं सरलता पूर्वक समझाएंगे। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में बताया था, अब बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आ गया था। ठीक इसी प्रकार आपको ये भी बिल्कुल सरल तरीके से समझाएंगे और हमें पूर्ण विश्वास है कि आपको एकदम अच्छा से सरलता से समझ में आ जाएगा। जिस प्रकार मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में बहुत सारे अंग थे, ठीक इसी प्रकार फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी बहुत सारे अंग हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं योनि, ग्रीवा, गर्भाशय, फिम्बरी, एम्पुला, इस्थमस, अंडवाहिका, अंडाशय, ये बहुत सारे अंग आपको दिखाई पड़ रहे हैं। अब बारी बारी से मैं सभी अंगों के बारे में विस्तार से बताऊंगा। तो जिस प्रकार मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हम लोग वृषण देख रहे थे कि संख्या 2 होती है और अंडाकार होता है शेप में, ठीक इसी प्रकार फीमेल में भी फीमेल गैमीट उत्पन्न करने वाला, मादा युग्मक उत्पन्न करने वाला की संख्या 2 होती है और इसे हम ओवरी अंडाशय कहते हैं। ये दोनों तरफ जो अंडाशय है, दोनों का काम है अंडाणु यानी फीमेल गैमीट का निर्माण, ओवम का निर्माण करना। अब देखिए अंडाणु का काम है, ओवरी अंडाशय का काम है अंडाणु का निर्माण करना। अब ये अंडाणु का निर्माण कब से शुरू होता है? देखिए अंडाणु का निर्माण शुरू हो जाता है आपका लगभग 12 से 13 वर्ष की अवस्था में। इसमें थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव हो सकता है। इस समय ओवम का निर्माण होना, मैच्योरिटी आना स्टार्ट होता है। चूंकि ओवम ओवरी में अंडाणु जो है, बेबी, एक छोटा बेबी है, उसमें भी बहुत सारे लाखों की संख्या में अंडाणु होता है, लेकिन उसमें मैच्योरिटी नहीं होती है। इस कारण उसका उत्पादन नहीं हो पाता है और ये मैच्योरिटी आती है 12 से 13 वर्ष की अवस्था में। और आप कहिएगा कि सर इधर भी अंडाशय इधर भी अंडाशय, तो दोनों से अंडाणु उत्पादन होगा? बिल्कुल होगा, लेकिन ये अल्टरनेट चलता है। जैसे जनवरी में अगर इससे उत्पादन हो गया ओवम का, अंडाणु का, तो फरवरी में इससे होगा, फिर मार्च में इससे, फिर अप्रैल में इससे, फिर मई में इससे, फिर जून में इससे, मतलब अल्टरनेट ओवम का उत्पादन होता है। एक ही अंडाणु का उत्पादन होता है, लेकिन कभी कभी रेयर केस, एक्सेप्शन सब में होता है, तो रेयर केस में 2 अंडाणु भी उत्पन्न हो सकता है। चूहा खरगोश को देख लीजिए, उसमें तो 5, 6, 7, 8 तक अंडाणु उत्पन्न हो जाते हैं, लेकिन फीमेल ह्यूमन बीइंग में, फीमेल में ऐसा नहीं होता है। एक एक अंडाणु का ही उत्पादन होता है। कभी कभी रेयर केस में 2 अंडाणु का उत्पादन हो जाता है। अब देखिए कैसे कैसे उत्पादन होता है जो बताते हैं। आप देख लीजिए, अभी हम बता रहे थे कि 12 से 13 वर्ष की अवस्था में इसमें अंडाणु की मैच्योरिटी आ जाती है, अंडाणु का निर्माण होना शुरू हो जाता है। तो अगर ह्यूमन बीइंग में फीमेल की बात करें और फिर एक और स्तनधारी आपको मंकी का ले लेते हैं, बंदर। तो बंदर में जब ये स्टार्ट हो जाता है तो ये एक चक्र चलता है, कितने दिन का? 28 दिन का। स्टार्टिंग में जब स्टार्ट होता है 12 वर्ष के आसपास में, तो ये कुछ उतार चढ़ाव हो सकता है, दिन का कम या ज़्यादा हो जाना, लेकिन कुछ दिनों के बाद ये 28 दिन पर निरंतर ऐसा होते रहता है। 28 दिन में इससे एक अंडाणु का उत्पादन होगा, फिर अगला 28 दिन के बाद इससे एक अंडाणु का उत्पादन होगा। तो देखिए फीमेल और मंकी में इस प्रकार का जो चक्र चलता है, साइकिल चलता है, इसे हम मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। इसे हम मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। लेकिन स्तनधारी तो और भी बहुत सारे हैं, बहुत सारे स्तनधारी हैं, तो उनमें अगर यही चक्र चलता है तो उसको एस्ट्रस साइकिल कहते हैं। तो चलिए, जो पहली बार इससे अंडाणु का उत्पादन होता है तो इस अवस्था को मेनार्क अवस्था कहा जाता है। इस अवस्था को मेनार्क अवस्था कहा जाता है। आप ये भी कह सकते हैं कि सर क्या ये अंडाणु का उत्पादन जो है जीवन भर चलते रहता है? तो ऐसा नहीं होता है। मेल गैमेट, वृषण से अगर मेल गैमेट स्पर्म का निर्माण हो रहा है, तो आपको बताए थे 15 वर्ष की अवस्था में लगभग स्टार्ट हो जाता है, लेकिन वो टिल डेथ तक उत्पादन होते रहता है। जब तक उसकी मृत्यु नहीं हो जाए तब तक स्पर्म का निर्माण होता है। लेकिन फीमेल में ये 45 से 50 साल, मैक्सिमम 50 साल जाएगा। इस उम्र के जाते जाते फीमेल में अंडाणु का उत्पादन होना रुक जाता है। इसे हम मेनोपॉज अवस्था कहते हैं। इसे हम मेनोपॉज अवस्था कहते हैं।
अब देखिए क्या होता है, इससे अंडाणु बनना स्टार्ट होता है। इसमें दो प्रकार का ग्लैंड भी पाया जाता है। इसमें जो है फॉलिकल कोशिका रहता है, जिससे एक फीमेल हार्मोन निकलता है एस्ट्रोजेन, जिससे निकलता है एस्ट्रोजेन, और उसी में एक कॉर्पस लुटियम ग्रंथि होती है, जिससे एक हार्मोन का निर्माण होता है प्रोजेस्टेरॉन। ये दोनों हार्मोन गौण लक्षणों को अभिव्यक्त करता है। जिस प्रकार मेल में टेस्टोस्टेरोन निकलता था और गौण लक्षणों को अभिव्यक्त करता था, ठीक इसी प्रकार फीमेल में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का निर्माण होता है और ये गौण लक्षणों को अभिव्यक्त करता है। खैर चलते हैं आगे। अब इसमें अंडाणु का उत्पादन, अंडाणु निर्माण होते होते जैसे ही 14 दिन होता है, अंडाणु बाहर निकलने के लिए तैयार हो जाता है। और 14वां दिन, ये देखिए पूरा भाग आप देख रहे हैं ना, ये है फैलोपियन ट्यूब, अंडवाहिका का। ये अंडवाहिका का देखिए लंबाई होता है 10 सेंटीमीटर। ये अंडवाहिका का या फैलोपियन ट्यूब का 3 भाग में बटा हुआ, फिम्बरी, एम्पुला, इस्थमस। ये जो फिम्बरी है ये उंगली नुमा संरचना होता है। जब ये 14वां दिन एग इससे निकलता है अंडाणु, तो फिम्बरी उंगली नुमा रचना द्वारा पकड़ लिया जाता है। उंगली इसको धीरे धीरे पकड़ के अंदर की ओर ढकेलता है। और अंदर में एम्पुला में देख रहे हैं बहुत सारा हेयर लाइक स्ट्रक्चर, सीलिया लगा हुआ रहता है, वो फ्लोट करते रहता है ऐसे ऐसे करके। तो फ्लोट करते करते वो अंडाणु को आपको यहाँ तक देखिए पहुँचा देता है। अंडाणु को यहाँ तक पहुँचा दिया, कहाँ? जहाँ इस्थमस, ये इस्थमस है संकरा भाग, इस्थमस एम्पुला का मेन पॉइंट, जंक्शन पॉइंट है। यहाँ पे अंडाणु आके इंतजार करता है। किसका इंतजार करता है? ये सोचता है कि मेल गैमीट अर्थात स्पर्म हमारे पास आए और स्पर्म हमसे आके फर्टिलाइज कर दे, तो फलस्वरूप हम जायगोट का निर्माण करें। और जैसे ही इससे हार्मोन और अंडाणु का उत्पादन होना शुरू होता है, ये आप जो देख रहे हैं ये यूटेरस है। ये क्या है? यूटेरस, गर्भाशय है, जिसकी बीमाएँ हैं 7.5 सेंटीमीटर ये लंबाई होता है, 5 सेंटीमीटर चौड़ाई होता है, 3.5 सेंटीमीटर इसकी मोटाई होती है। अब देखिए इसमें क्या होने लगता है, ये सोचने लगता है कि ज़रूर अब इससे अंडाणु का उत्पादन होगा और इसमें आके स्पर्म मिलेगा और जायगोट का निर्माण होगा, और उसके लिए यहीं पे आके प्रत्यारोपण होता है, यहीं पे आके वो रहता है। इसलिए इसके लिए ये तैयार होने लगता है। ये जो दीवार देख रहे हैं अंदर में, ये एंडोमेट्रियम की दीवार धीरे धीरे मोटी होने लगती है। क्यों? क्योंकि ये इंतजार करता है कि हो सकता है फर्टिलाइज्ड एग हमारे पास आए। अब अगर इसको स्पर्म नहीं मिलता है, यहाँ पे 16वां दिन पहुँच जाता है धीरे धीरे अंडाणु, और 16वां दिन से 18वां, लगभग 2 से 3 दिन, 3 दिन भी नहीं 2 दिन लगभग इंतजार करता है कि कोई स्पर्म आए हमारे पास और आके हमसे फर्टिलाइज्ड करे। लेकिन यदि नहीं कर पाता है, फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, तो धीरे धीरे ये अंडाणु उतरने लगता है टूट के, और इसमें जो एंडोमेट्रियम की दीवार है ये भी टूटने लगती है। सब आके यहाँ पे जमा होता है, और जमा होने के बाद यहाँ पे योनि के पास आ जाता है, और योनि के पास आने के बाद यहाँ जमा होके धीरे धीरे रास्ते से बाहर निकल जाता है। इसे हम, आप यहाँ पे निकल गया बाहर पे आ जाता है, आपका एंडोमेट्रियम की दीवार टूट गई। एंडोमेट्रियम की दीवार के साथ साथ वो अंडा जो है टूटकर धीरे धीरे आता है, यहाँ से आके योनि के रास्ते बाहर निकल जाता है। ये क्रिया लगभग 2 से 5 दिन तक चलता है, और 2 से 5 दिन में फिर खत्म हो जाता है। फिर से अंडाणु का निर्माण होना शुरू होता है, और फिर से वही क्रिया चलते रहता है। लेकिन यदि इसके पास स्पर्म आ जाए तो देखिए, आपको पहले बताए हैं कि बहुत सारी संख्या में स्पर्म का निर्माण होता है मेल में। अब जब सीमन का ड्यूरिंग कोपुलेशन अगर यहाँ पे सीमन का डिस्चार्ज होता है, क्योंकि योनि ही वो जगह है जहाँ आके पेनिस सीमन का डिस्चार्ज करेगा, और सीमन में लाखों की संख्या में स्पर्म होता है। अब ये स्पर्म बहुत तीव्र गति से भागता है, किधर? अंडाणु के तरफ, और इसमें भी बहुत तेज से गति से भागने के लिए होड़ लगा हुआ रहता है।
तो बहुत जो तीव्र गति से गया, जो सबसे पहले इसके पास पहुंचता है, क्योंकि 14वां दिन फिर से अंडाणु निकलता है, 16वां दिन तक पहुंच जाता है। अगर इसको मिल गया स्पर्म तो वो स्पर्म इसमें चला जाएगा और फर्टिलाइजेशन की क्रिया हो जाएगी, जिससे एक कोशिका वाला युग्मनज जायगोट का निर्माण हो जाएगा। फिर 14 से 24 घंटों के बाद वो 2 सेल्स में बट जाएगा। उसके बाद धीरे धीरे लगभग 1 सप्ताह, 6 दिन या 7 दिन भी हो सकता है, 16 से 18 कोशिका में बदल जाता है। और ये तो पहले से तैयार है ही, एंडोमेट्रियम की दीवार पुनः मोटी होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि इंतजार करता है कि हो सकता है फर्टिलाइज्ड एग आ जाए यहाँ पे। तो यहाँ पे इंतजार करता है, ये यहाँ से आना स्टार्ट होता है और आकर ये गर्भाशय यूटेरस में आके चिपक जाता है, दीवार से आके चिपक जाता है। अब यहाँ चिपक जाता है तो इसकी कोशिका और गर्भाशय की कुछ कोशिका मिलाकर प्लेसेंटा का निर्माण करती है। ये प्लेसेंटा क्या होता है कि इससे ऑक्सीजन लेता है और भी पोषक तत्व पदार्थ लेगा। चूंकि इस भ्रूण का प्रत्यारोपण हो चुका है, तब इसको सभी चीज़ चाहिए पोषक तत्व, तो ऑक्सीजन और सारा कुछ लेता है पोषक तत्व, और CO2 और बेकार पदार्थों का उत्सर्जन भी प्लेसेंटा के द्वारा ही होता है। अब देखिए, उसके बाद इसमें इसका पालन पोषण लगभग 9 महीना तक होता है। उसके बाद ये आप देख रहे हैं, ये ग्रीवा है, ये इसका द्वार है। तो ये प्रश्न भी आता है, ओपनिंग ऑफ यूटेरस, मतलब गर्भाशय और योनि के बीच जो द्वार है उसे क्या कहा जाता है, तो ग्रीवा सर्विक्स कहा जाता है। यहाँ के रास्ते योनि से बाहर बच्चे का यानी शिशु का जन्म हो जाता है। और योनि 7.5 सेंटीमीटर से 10 सेंटीमीटर तक लंबी नलिका है, जिसमें पेनिस आता है और यहीं पे सीमन का सिक्रीशन करता है। अब देखिए, यहाँ ये भी होता है, एक प्रश्न उठता है कि चलिए ये तो सारा चीज़ आप देख लिए, अब जब ये इंतजार करता है कि उधर से फर्टिलाइज्ड एग आ जाएगा तो एंडोमेट्रियम की दीवार मोटी होने लगती है, उस समय यहाँ पे जो हार्मोन बन रहा था एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन, इसका निर्माण ज़्यादा होने लगता है। लेकिन यदि इसके पास फर्टिलाइज्ड एग नहीं पहुंचता है, अर्थात यहाँ पे स्पर्म नहीं पहुंचता है मेल गैमेट, और ये टूट के इधर आने लगता है, उस समय ये दोनों हार्मोन जो है एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन, इसका निर्माण होना थोड़ा कम हो जाता है। अब देखिए, यहाँ पे एक प्रश्न और उठता है कि ये जो बच्चे हैं, आप देखते होंगे कभी कभी ट्विंस पैदा हो जाते हैं, तो ऐसा कैसे होता है? तो देखिए, ऐसा कैसे होता है, ऐसा ऐसे होता है कि अगर बहुत तीव्र गति से स्पर्म जा रहा है, ये एक अंडाणु से मिला, क्योंकि एक ही अंडाणु से मिलेगा, एक अंडाणु से मिलने के बाद ये जाइगोट जो बनता है कोशिका वाला, ये 2 भाग में बट जाता है। अगर 2 भाग में बट गया तो दोनों अलग से जाइगोट कोशिका का निर्माण करते हुए एक इधर आके चिपक जाएगा और दोनों प्लेसेंटा का निर्माण कर लेगा और दोनों का पोषण हो जाएगा। अब जब दोनों का पोषण हो जाएगा तो इस प्रकार के जो ट्विंस होते हैं वो बिल्कुल आइडेंटिकल होते हैं, एक समान होते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है, कभी रेयर केस में एक अंडाणु के जगह 2 अंडाणु का निर्माण हो गया, तो एक और स्पर्म इधर से आएगा, इसमें आके भी मिल जाएगा, एक स्पर्म इसमें और एक स्पर्म इसमें, तो 2 जाइगोट का निर्माण हो गया। तो इस प्रकार के जो बच्चे जन्म लेंगे वो ट्विंस तो होंगे लेकिन आइडेंटिकल नहीं होंगे, वो नॉन आइडेंटिकल होंगे, मतलब बिल्कुल एक समान नहीं लगेंगे देखने में, चेंजिंग आ सकता है दोनों में, एक लड़का या लड़की भी हो सकता है या दोनों लड़के भी हो सकते हैं, लेकिन बिल्कुल एक समान नहीं लगेगा। अब हम आशा करते हैं कि आपको फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पूरी अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। लेकिन ख़त्म करने से पहले एक चीज़ और देखिए, ये जो योनि है ये बाहर का जनन भाग है और ये तो अंदर का भाग है, एब्डोमिनल पार्ट में रहता है। तो योनि के ऊपर मूत्र द्वार होता है। आपको बताए थे कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में दोनों द्वार एक ही होता है, सीमन निकलने का और मूत्र निकलने का। लेकिन फीमेल में योनि ये जो मतलब सीमन जाने का है और प्लस इसके साथ ही मूत्र द्वार अलग होता है, इसके ऊपर थोड़ा सा रचना होती है, वो होती है, और उसी के ऊपर एक मटर के दाने जैसी रचना होती है जिसे हम भग शिश्निका कहते हैं, जिसको छूने से या फिर पेनिस के संपर्क में आने से बहुत एक्साइटमेंट आता है। अब हमको पूर्ण विश्वास हो गया है कि आपको
पूरा अच्छी तरीके से फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम समझ में आ गया होगा। अगर बहुत अच्छे से हमारा वीडियो को समझ पाए हैं आप, तो अगला वीडियो भी आपके पास तुरंत पहुँचे, इसके लिए हमारे वीडियो चैनल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।